हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोफिया आर्ट क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है मौर्यकालीन भित्ति चित्र। इसमें नंबर जोगीमारा की गुफा प्रायः 300 ईस्वी पूर्व। जोगीमारा की गुफा मध्य प्रदेश में सरगुजा रियासत व नर्मदा नदी के तट पर रामगढ़ पहाड़ी पर स्थित है। इसकी खोज डॉक्टर बिलाक ने 1904 में की। इन्होंने इसे वरुण देवता का मंदिर भी कहा है और राय कृष्ण दास ने इसे जैन मंदिर के रूप में दर्शाया है। यहाँ पर दो गुफाएं पास पास हैं, सीता बोंगरा या सीता लांगड़ा, जो नाट्यशाला हैं। सन 1914 में असित कुमार हलदार तथा क्षेमेंद्र नाथ गुप्त ने जोगीमारा की अनुकृतियों का अध्ययन किया। इसे जो चित्र हैं वे वामन शैली में बने हैं। इन्हें 7 भागों में विभाजित किया है। ये सफ़ेद पृष्ठभूमि पर बने हैं। साहित्य में चित्रकला, इसमें नंबर 1 महाभारत 600 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। ये भारतीय साहित्य की उन्नत परंपरा का प्रतिनिधि ग्रंथ माना जाता है। महाभारत में उषा और अनिरुद्ध की एक सुंदर प्रेम कथा का उल्लेख किया गया है। उषा ने स्वप्न में देखे राजकुमार को पहचान लिया, जो कृष्ण के प्रपौत्र अनिरुद्ध का चित्र था। मतलब उन्हें जो सपना देखा था, सपने में जो राजकुमार देखा था, वह कृष्ण के प्रपौत्र अनिरुद्ध का था। नंबर 2 रामायण 600 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। रामायण के समय का समाज कला के प्रति बड़ा ही निष्ठावान था। रामायण में कला के अर्थ में शिल्प शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसके अंतर्गत नृत्य बाग ललित कलाओं का अंतर्भाव किया गया है। बाली और रावण का सब ले जाने के लिए जो भी पालकियां बनवाई गई थी, उनमें चित्र सज्जा का अद्भुत वर्णन है। नंबर 3 अष्टध्यायी। रामायण महाभारत के पश्चात रचे गए जिन ग्रंथों में चित्रकला का उल्लेख मिलता है, उनमें पाणिनि 500 ईस्वी पूर्व की अष्टध्यायी का नाम भी आता है। इनमें शिल्प को चारु और ललित और करु उद्योग दोनों अर्थों में प्रयुक्त किया है। इसमें पशु पक्षी पुष्प वृक्ष नदी पर्वत आदि की भी चर्चा की गई है। नाट्यशास्त्र प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में निश्चित ही कलाओं के विषय में पर्याप्त चर्चा की है। सर्वप्रथम कला शब्द का प्रयोग इसी ग्रंथ में किया गया है। नाट्यशाला की भित्ति पर नर नारी की मूर्तियां, बैल बूटे व दृश्य को चित्रित किया गया है। मेघदूत तथा रघुवंश प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। महाकवि कालिदास द्वारा रचित लघु काव्य मेघदूत में बिरहड़ी यक्षिणी द्वारा अंकित उसके प्रवासी पति यक्ष का चित्र बनाने की चर्चा हुई है। कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में ललित कला शब्द का भी उल्लेख हुआ है। रघुवंश के 16वें सर्ग में विध्वस्त अयोध्या नगरी का वर्णन करते लिखा है कि वहाँ की भित्तियों पर क्रीड़ा करते हाथियों को चित्रित किया गया है। कोश, प्राचीन कोश ग्रंथों में भी चित्रकला संबंधी सामग्री मिली है। केशव स्वामी के नानल्ले वर्ब चित्रकार की तुलिका कहा है। इसी प्रकार मोदिनी कोश के रचयिता को चित्रकार बर्लाट कहा है। कादम्बरी 700 ईस्वी। असामान्य गद्यकार कवि इतिहासक बाणभट्ट की संस्कृत भाषा में लिखी गई कादम्बरी है, जिनमें 5 शुद्ध वर्णों का उल्लेख हुआ है। नील, पोत, लोहित, धवल और हरित, साथ ही वर्ण चित्र भावचित्रों की प्रशंसा की गई है। हर्ष चरित बाणभट्ट द्वारा लिखित ऐतिहासिक गद्य काव्य हर्ष चरित के अध्ययन से पता विदित होता है कि उस समय जो राजा को भेंट दी जाती थी, उसमें चित्रण सामग्री व चित्र भी होते थे। 10 कुमार चरित 700 ईस्वी। 10 कुमार चरित में ऐसा भी उल्लेख देखने को मिलता है कि कुमार उपहार वर्मा ने अपना चित्र स्वयं बनाया था। उसे देखकर ये पता चलता है। तिलक मंजरी 10वीं शताब्दी। धनपाल द्वारा लिखित गद्य कृति में तिलक मंजरी में चित्रकला संबंधी 3 शब्दों का उल्लेख है। नंबर 1 निपुण चित्रकार, नंबर 2 चित्रपट, नंबर 3 प्रतिबिंब। कथा सरित सागर। इनमें 3 प्रमाणिक
संस्करण मिलते हैं जो अति उत्तम हैं। नंबर 1 नेपाल के बुद्ध स्वामी का श्लोक। नंबर 2 क्षेमेंद्र का विरत कथा मंजरी। नंबर 3 सोमदेव का कथा सरित सागर। ये सर्वोत्कृष्ट माने जाते हैं। सोमदेव व क्षेमेंद्र दोनों कश्मीर के निवासी थे। स्थिति काल भी 11वीं शताब्दी ईस्वी था। पुराणों में कला विषयक सामग्री। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। कलाना पिरवर चित्रम। नंबर 1 विष्णु धर्मोत्तर पुराण। ये ग्रंथ छठी शताब्दी में लिखा गया था। इसका चित्रसूत्र चित्रकला की प्रौढ़ परंपरा को दर्शित करने वाला एकमात्र ग्रंथ है। इसका सर्वप्रथम अनुवाद डॉक्टर स्टेला क्रेमरिस और बाद में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। इसके तीसरे खंड में 35वें अध्याय से लेकर 43वें अध्याय पर्यंत चित्रसूत्र नामक एक प्रकरण है। नंबर 2 अग्नि पुराण 200 से 400 ईस्वी के बीच। ये महापुराणों में एक प्रौढ़ रचना है जिसकी सांस्कृतिक साहित्यिक आदि अनेक विषयों की दृष्टि से बड़ा महत्व माना गया है। इसके 42, 46, 49, 55, 60, 62, 104 व 106 इन 16 अध्यायों में शिल्प की विस्तार से विवेचना की गई है। ग्रंथ के 13 अध्यायों में से केवल मूर्ति कला पर ही प्रकाश वर्णित है। मूर्ति कला को ही प्रकाश में लाया गया है। हरिवंश पुराण 400 ईस्वी। इसमें यह बताया गया है कि उषा को उदास देखकर उसकी सखी मतलब उसकी सहेली जो थी चित्रलेखा ने संसार भर में प्रसिद्ध व्यक्तियों के चित्र उकेर कर मतलब जो जो व्यक्ति प्रसिद्ध थे उनके चित्र मंगवाकर उसके सामने प्रस्तुत कर दिए। मतलब राजकुमारी के सामने प्रस्तुत किए, जिसको देखकर उसने अपना प्रियतम पहचान लिया। मत्स्य पुराण 500 ईस्वी। लगभग इसके 8 अध्यायों में शिल्प तथा कला की चर्चा की गई है। स्कंद पुराण 800 ईस्वी। इसके महेश्वर और वैष्णव नामक खंडों में शिल्प के संबंध में बताया गया है। इस पुराण में राजकुमारी रत्नावली जब विवाह योग्य हो गई तो उसके पिता अनर्थ राज ने वर की तलाश में दूर देशों में कराई मतलब दूसरे देशों में। इस प्रकार चित्रकारों द्वारा लाए गए चित्रों को देखकर राजकुमारी ने अपने वर का चुनाव किया। नंबर 6 पद्म पुराण 1200 ईस्वी से 1500 ईस्वी। इसमें कहा गया है कि केरल राज्य के मंत्री की सुपुत्री ने तीर्थ यात्रा की पुस्तिका राजकुमारी हेम गोरंगी को दिखाई थी। इसे देखकर राजकुमारी ने भी निश्चय लिया मतलब फैसला किया था कि तीर्थों का वे अवश्य भ्रमण करेंगी। उसने फैसला लिया कि वो भी तीर्थ यात्रा पे खुद ही तीर्थ यात्रा पे जाएगी और उसका भ्रमण करेगी। जैन व बौद्ध कृतियों में चित्रकला। जैन व बौद्धों के प्राकृत तथा पाली भाषाओं से रचित ग्रंथों के अध्ययन से पता चला कि पढ़े लिखे विद्वान चित्रकला के प्रति अनुराग था। इसमें सुरसुंदरी कहा 1038 ईस्वी की मगधी भाषा की जैन कहानी है जिसमें चित्रकला का वर्णन है। तरंगवती 11वीं 12वीं 2110 में जैन कथा है जो राजाओं के आश्रय में निर्मित हुई है। तिरषष्ठी सलाका पुरुष चरित 1182 से 1172 ईस्वी। इसमें महाकाव्य की रचना हेमचंद्र ने की थी। विनय पिटक 400 ईस्वी से 300 ईस्वी। यह पाली भाषा का बौद्ध ग्रंथ है। इस प्रकार इसमें जातक घमपद थेरागाथा मिलिंद महावंश व आचारंग सूत्र ने ज्ञात होता है कि राजा नल के प्रमोद भवन की भित्तियों पर तथा दीवारों पर जो चित्र बने थे वह जीवंत थे। चित्रकला के
6 अंग जिन्हें षडंग बोला जाता है वो इस प्रकार हैं। नंबर 1, रूप भेद। कलाकार के चित्रभूमि पर अंकन प्रारंभ करते ही रूप का निर्माण भी प्रारंभ हो जाता है और रूप सृजन के साथ ही चित्रभूमि सक्रिय हो जाती है। इस प्रकार किसी भी कलाकृति में रूप एवं रेखा जितनी स्पष्ट एवं स्वाभाविक और चित्र सुंदर सक्रिय हो जाती है, इस प्रकार किसी भी कलाकृति में रूप एवं रेखा जितनी स्पष्ट एवं स्वाभाविक और सुंदर होगी, चित्र भी उतना ही उत्कृष्ट होगा। इस प्रकार रूप भेदों में अनभिज्ञ होने के कारण चित्रों की वास्तविकता को नहीं आंका जा सकता। नंबर 2, प्रमाण। इसका अर्थ आकृतियों का ठीक ज्ञान है। प्रमाण चित्र विधा का वह अंग है जिसके द्वारा हम प्रत्येक क्षेत्र का मान निर्धारित कर सकते हैं। इसके 5 प्रकार के रूपों में वर्णन किया गया है। नंबर 1, मानव 10 ताल, पांडव, राम, कृष्ण, शिव। नंबर 2, भयानक 12 ताल, भैरव, बरहा। नंबर 3, राक्षस 16 ताल, कंस और रावण। नंबर 4, कुमार 8 ताल, वामन। नंबर 5, बाल 5 ताल, बाल गोपाल। नंबर 3 है भाव। चित्र में रूप के प्रमाणिक होने के साथ साथ उसमें भावयुक्त सौंदर्य भी होना चाहिए। भाव कहते हैं भारतीय दर्शन शास्त्र और काव्य शास्त्र के भावों की महत्ता पर बहुत ही बारीकी से विचार किया गया है। भाव व रस की प्रधानता से ही राजस्थानी चित्र शैलियाँ संसार में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं। इसके 2 रूप हैं, प्रकट व प्रच्छन्न। नंबर 4, लावण्य योजना। लावण्य कहते हैं रूप परिमित को। रूप प्रमाण और भाव होने के साथ साथ चित्र में लावण्य होना भी परम आवश्यक है। लावण्य योजना भाव का अवरोधक न होकर उसकी सौंदर्यानुभूति एवं क्रांति को बढ़ाता है। नंबर 5, सादृश्य। किसी मूल वस्तु पदार्थ या भाव के साथ उसकी प्रतिकृति की समानता को दर्शाने के नाम ही सादृश्य हैं। अवनींद्र नाथ ठाकुर ने किसी रूप के भाव को किसी दूसरे रूप में प्रकट कर देना ही सादृश्य उत्पन्न करना माना है। चित्र सादृश्य करणम प्रधान परिकी तिथिम। नंबर 6, वर्णिका भंग। नाना वर्णों को सम्मिलित भंगिमा को ही वर्णिका भंग कहते हैं। चित्र षडंगों में वर्णिका भंग का स्थान सबसे बाद में इसलिए रखा गया है क्योंकि षडंग साधना का चरम बिंदु है। बड़ ज्ञान के बिना शेष 5 अंगों की जो साधना है वो हमारा सारा प्रयास ही व्यर्थ है। बड़ ज्ञानम यदा नास्ति की तस्व जय पूजने। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।